आप सभी को शारदा नमस्कार। मैं अश्विनी कुमार जैन, प्रवक्ता श्री एमडीएन इंटर कॉलेज सिरसा में। अब बात करते हैं तीसरे वर्चस्व, सांस्कृतिक वर्चस्व। अमेरिका का सांस्कृतिक वर्चस्व क्या है? सांस्कृतिक दृष्टि से वर्चस्व का जो आधार होता है वो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विचारधारा से धरातल पर किसी का भी वर्ग का बढ़ता प्रभाव होता है, वो सांस्कृतिक वर्चस्व कहलाता है। अमेरिका में व्यवहार और बर्ताव के जो तौर तरीके हैं उनका प्रभाव अन्य देशों पर, जो सोवियत संघ का विघटन हुआ उस अमेरिका की सांस्कृतिक जो बल था उसका सोवियत संघ में दो पीढ़ियों के बीच में दूरी उत्पन्न करने एक बहुत बड़ा प्रभाव था। अमेरिकी संस्कृति बड़ी ही आकर्षक और प्रभावशाली है, इसी कारण वो शक्तिशाली भी मानी जाती है। और अमेरिका में बात मनवाने का तरीका वो सहमति का है, दबाव का नहीं है। अमेरिका में कोई भी बात मनमानी हो उसका तरीका सहमति का होता है, इसी कारण समाज पर उसका प्रभाव अत्यधिक पड़ता है। विश्व के आज अधिकांश देश अमेरिकी संस्कृति को अपना रहे हैं। जैसे हम उदाहरण स्वरूप जीन्स है, मैकडोनाल्ड है, आज बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए अमेरिका की संस्कृति को आज विश्व के अन्य देश भी अपना रहे हैं। ये तीन वर्चस्व मैंने आपको अभी समझाए, अमेरिकी के सैन्य वर्चस्व, आर्थिक वर्चस्व और सांस्कृतिक वर्चस्व। ये प्रश्न भी आपका इसी प्रकार बन सकता है बोर्ड में कि अमेरिका के वर्चस्वों की व्याख्या कीजिए। अब बात करते हैं हम अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में अवरोध। वर्चस्व से तो कुछ अवरोध भी आते हैं, स्वाभाविक बात है। तो अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में क्या क्या अवरोध हैं? तो अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में हम तीन अवरोधों के विषय में आपसे बात करते हैं। पहला अवरोध, प्रथम अवरोध, जो स्वयं अमेरिका का संस्थागत ढांचा, जो अमेरिका का ढांचा है वो संस्थागत ढांचा, उस सबसे पहला अवरोधक उसे ही माना जाता है। यहाँ शासन के तीन अंग हैं, उन तीनों अंगों के बीच में शक्तियाँ जो है डिवाइड है, विभाजित है। ये शक्तियाँ कार्यपालिका के अनियंत्रित कार्यों पर अंकुश लगाकर उन्हें नियंत्रित करती हैं। ये प्रथम अवरोधक है, वो अमेरिका का संस्थागत ढांचा है। उनकी शक्तियाँ तीन भागों में डिवाइड हैं, वो उन पर अंकुश लगा सकती हैं, प्रथम अवरोधक। द्वितीय अवरोधक वो अमेरिकी जो राज्य है, अमेरिका जो समाज है, उस समाज की खुली एकदम प्रकृति है। द्वितीय अवरोधक को हम मान सकते हैं कि द्वितीय अवरोधक अमेरिकी समाज की खुली प्रकृति है। तृतीय अवरोधक का कारण लोकतांत्रिक देशों से जुड़ा नाटो संगठन, जो आपको प्रथम अध्याय में बताया गया था, वो लोकतांत्रिक देशों से जुड़ा नाटो संगठन है। यह संगठन भी अमेरिका के वर्चस्व पर काफ़ी हद तक अंकुश लगा सकता है। ये तीन मुख्य अवरोधक, प्रथम अवरोधक अमेरिका का संस्थागत ढांचा, दूसरी अमेरिकी समाज की खुली प्रकृति और तीसरा लोकतांत्रिक देशों का नाटो संगठन। ये प्रश्न भी इसी प्रकार बनता है कि अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में अवरोध की व्याख्या करें। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, अमेरिकी वर्चस्व की वैश्विक घटना। किस प्रकार अमेरिका का वर्चस्व पूरे विश्व में दिखाई देने लगा, उस विश्व की घटना क्या ऐसी घटना रही जिस पर अमेरिका अपना वर्चस्व दिखा सका। तो अमेरिकी वर्चस्व की घटना की बात करते हैं। इराक ने सन 1990 में कुवैत पलटकार करने से अमेरिका एकदम बौखला गया। अमेरिका के बौखलाने से संयुक्त राष्ट्र संघ में अपील की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक के विरुद्ध बल प्रयोग की अनुमति दे दी, जिससे तत्कालीन उस समय राष्ट्रपति थे अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसको नई व्यवस्था की संज्ञा दी। नई व्यवस्था की संज्ञा देने से संयुक्त राष्ट्र संघ से जब अनुमति अमेरिका को मिल गई, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति मिलने के बाद, इराक पर हमले की अनुमति के बाद मिलने देश 34 देशों 34 देशों की 6,60,000 सेनाओं ने 17 जनवरी 1991 को इराक पर हमला कर दिया। इराक पर हमला करने से सैन्य अभियान का नाम दिया गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, इसको हम प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में इराक की हार हुई और काफ़ी हद तक इस अमेरिकी जो हमला हुआ इसको अमेरिकी सैन्य हमला ही मानते थे, क्योंकि इसमें लगभग 75% अमेरिकी सैनिक ही सम्मिलित थे। और इस युद्ध का जो प्रसारण है वो टेलीविजन चैनलों पर किया। टेलीविजन चैनलों क्यों किया कि इस पर टेलीविजन चैनलों की सीधा प्रसारण किया कि इस युद्ध में स्मार्ट बमों का उपयोग हुआ। स्मार्ट बमों का उपयोग होने के कारण इस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध भी कहा गया। इस युद्ध से
अमेरिका के वर्चस्व की घटना सिद्ध हुई। अमेरिका विश्व में वर्चस्व की ओर बढ़ता नजर आया और जिस व्यक्ति नोट्स बना जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट 2 सेकंड के लिए ले सकते हैं।